अरुंधति रॉय छोटी चीजों का देवता अध्याय 1। स्वर्ग के अचार और संरक्षित पदार्थ आयमनम में मई एक गर्म, चिंतनशील महीना होता है। दिन लंबे और नम होते हैं। नदी सिकुड़ जाती है और काले कौवे शांत धूल भरे पेड़ों में चमकीले आमों पर झपटते हैं। लाल केले पकते हैं, कटहल फूटते हैं, लंपट नीली बोतलें फलों वाली हवा में खालीपन से गुनगुनाती हैं। फिर वे साफ खिड़कियों के शीशों से टकराते हैं और धूप में बेहोश होकर मर जाते हैं। रातें साफ होती हैं, लेकिन आलस्य और उदास उम्मीद से भरी होती हैं। लेकिन जून की शुरुआत में दक्षिण पश्चिम मानसून टूट जाता है और 3 महीने हवा और पानी रहता है, जिसमें तेज, चमकदार धूप के छोटे छोटे दौर होते हैं, जिससे बच्चे खेलने के लिए रोमांचित हो जाते हैं। ग्रामीण इलाका एक बेढंगे हरे रंग में बदल जाता है। टैपियोका बाढ़ के जड़ पकड़ने और खिलने के साथ सीमाएं धुंधली हो जाती हैं। ईंट की दीवारें गाय के हरे रंग में बदल जाती हैं। काली मिर्च की बेलें बिजली के खंभों पर चढ़ जाती हैं। जंगली लताएं लेटेराइट के किनारों से निकलकर बाढ़ वाली सड़कों पर फैल जाती हैं। बाजारों में नावें चलती हैं और छोटी मछलियां राजमार्गों पर पीडब्ल्यूडी के गड्ढों में भरे गड्ढों में दिखाई देती हैं। जब राहेल वापस एमएनएम आए तो बारिश हो रही थी। तिरछी चांदी की रस्सियां ढीली मिट्टी में धंसी हुई थीं, जो गोलियों की तरह ऊपर उठ रही थीं। पहाड़ी पर पुराना घर अपनी खड़ी, नुकीली छत को अपने कानों पर एक छोटी टोपी की तरह खींचे हुए था। दीवारें, जो गाय से लदी हुई थीं, नर्म हो गई थीं और जमीन से रिसने वाली नमी से थोड़ी उभरी हुई थीं। जंगली, उगाया बगीचा छोटे जीवों की फुसफुसाहट और भागदौड़ से भरा हुआ था। झाड़ियों में एक चूहा सांप चमकते हुए पत्थर से खुद को रगड़ रहा था। आशावान पीले बैल मेढक साथी की तलाश में मैले तालाब में घूम रहे थे। एक भीगा हुआ नेवला पत्तों से भरे ड्राइववे पर चमक रहा था। घर खाली लग रहा था। दरवाजे और खिड़कियां बंद थीं। सामने का बरामदा खाली था, बिना साज सज्जा के, लेकिन क्रोम टेल्फिन वाली आसमानी नीली प्लाईमाउथ अभी भी बाहर खड़ी थी और अंदर बेबी कोचम्मा अभी भी जीवित थी। वह राहेल की छोटी दादी थी, उसके दादा की छोटी बहन। उसका नाम वास्तव में नवोमी इपे था, लेकिन सभी उसे बेबी कहते थे। जब वह चाची बनने लायक बड़ी हुई तो वह बेबी कोचम्मा बन गई। हालांकि राहेल उसे देखने नहीं आई थी। न तो भतीजी और न ही छोटी दादी को इस कारण कोई भ्रम था। राहेल अपने भाई एस्था को देखने आई थी। वे 2 अंडे वाले जुड़वां थे। डॉक्टरों ने उन्हें डिजाइगोटिक कहा। अलग अलग लेकिन एक साथ निषेचित अंडे से पैदा हुए। एस्था एस्थेपिन 18 मिनट बड़ी थी। वे कभी भी एक दूसरे की तरह नहीं दिखते थे, एस्था और राहेल, और यहाँ तक कि जब वे दुबले पतले बच्चे थे, सपाट छाती वाले, कीड़े से ग्रस्त और एल्विस प्रेस्ली की तरह फूले हुए, तब भी उनके मुस्कुराते हुए रिश्तेदारों या सीरियाई रूढ़िवादी बिशपों से हमेशा की तरह कौन कौन है और कौन कौन है जैसी कोई बात नहीं थी, जो अक्सर दान के लिए आयमनम हाउस आते थे। ये भ्रम एक गहरे, अधिक गुप्त स्थान पर था। उन शुरुआती अस्पष्ट वर्षों में जब स्मृति अभी अभी शुरू हुई थी, जब जीवन शुरुआत से भरा था और कोई अंत नहीं था, और सब कुछ हमेशा के लिए था। एस्थापेन और राहेल खुद को एक साथ मैं के रूप में और अलग अलग, व्यक्तिगत रूप से, हम या हमें के रूप में सोचते थे। मानो वे श्याम देश के जुड़वां बच्चों की एक दुर्लभ नस्ल थे, शारीरिक रूप से अलग, लेकिन संयुक्त पहचान के साथ। अब, इतने सालों बाद, राहेल को एस्था के अजीब सपने पर एक रात जागने की याद है। उसके पास अन्य यादें भी हैं, जिन्हें रखने का उसे कोई अधिकार नहीं है। उदाहरण के लिए, उसे याद है, हालांकि वह वहां नहीं थी,
अभिलाष टॉकीज में ऑरेंज ड्रिंक लेमन ड्रिंक मैन ने एस्था के साथ क्या किया था? उसे टमाटर सैंडविच का स्वाद याद है। एस्था के सैंडविच जो एस्था ने मद्रास मेल टू मद्रास में खाए थे। और ये केवल छोटी छोटी बातें हैं। वैसे भी अब वह एस्था और राहेल को खुद के रूप में सोचती है, क्योंकि अलग अलग वे दोनों अब वह नहीं हैं जो वे थे या कभी सोचा था कि वे होंगे। कभी नहीं। अब उनके जीवन का एक आकार और एक रूप है। एस्था के पास उसका और राहेल के पास उसका है। किनारे, सीमाएं, सीमाएं, कगार और सीमाएं अलग अलग क्षितिज पर ट्रोल की एक टीम की तरह दिखाई दी हैं। लंबी छायाओं वाले छोटे जीव धुंधले छोर पर गश्त कर रहे हैं। उनकी आंखों के नीचे कोमल अर्ध चंद्रमा जमा हो गए हैं, और वे उतने ही बूढ़े हैं जितने अम्मू की मृत्यु के समय थे। 31 बूढ़े नहीं, युवा नहीं, लेकिन एक व्यवहार्य मरने योग्य उम्र। एस्था और राहेल का जन्म लगभग बस में ही हुआ था, जिस कार में उनके पिता बाबा उनकी मां अम्मू को शिलोंग के अस्पताल ले जा रहे थे। वह कार असम के घुमावदार चाय बागान वाली सड़क पर खराब हो गई। उन्होंने कार छोड़ दी और भीड़-भाड़ वाली राज्य परिवहन बस को रोक दिया। तुलनात्मक रूप से संपन्न लोगों के लिए बहुत गरीब लोगों की अजीबोगरीब करुणा के साथ, या शायद इसलिए कि उन्होंने देखा कि अम्मू कितनी गर्भवती थी, बैठे यात्रियों ने जोड़े के लिए जगह बनाए। और बाकी यात्रा के लिए एस्था और राहेल के पिता को उनकी मां के पेट को उनके साथ पकड़कर रखना पड़ा ताकि वह डगमगाने न पाए। ये तब की बात है जब उनका तलाक हो गया था और अम्मू केरल में रहने के लिए वापस आ गई थी। एस्था के अनुसार, अगर उनका जन्म बस में हुआ होता, तो उन्हें जीवन भर मुफ्त बस यात्रा मिलती। ये स्पष्ट नहीं था कि उसे ये जानकारी कहाँ से मिली, या उसे ये बातें कैसे पता चलीं। लेकिन सालों तक जुड़वां बच्चों के मन में अपने पति के प्रति हल्की नाराजगी थी। ये स्पष्ट नहीं था कि उसे ये जानकारी कहाँ से मिली या उसे ये बातें कैसे पता चलीं। लेकिन सालों तक जुड़वां बच्चों के मन में अपने माता-पिता के प्रति एक हल्की सी नाराजगी थी कि उन्होंने उन्हें जीवन भर की मुफ्त बस यात्रा से वंचित कर दिया। उन्हें ये भी लगता था कि अगर वे जेब्रा क्रॉसिंग पर मारे गए, तो सरकार उनके अंतिम संस्कार का खर्च उठाएगी। उन्हें पक्का यकीन था कि जेब्रा क्रॉसिंग का मतलब ही यही है। मुफ्त अंतिम संस्कार। बेशक, आयमेनम में या यहाँ तक कि कोट्टायम में भी, जो कि सबसे नजदीकी शहर था, कोई जेब्रा क्रॉसिंग नहीं थी जिस पर लोग मारे जाएं, लेकिन उन्होंने कोचीन जाते समय कार की खिड़की से कुछ जेब्रा क्रॉसिंग देखी थी, जो कि 2 घंटे की ड्राइव दूर था। सरकार ने सोफी मोल के अंतिम संस्कार का खर्च कभी नहीं उठाया क्योंकि वह जेब्रा क्रॉसिंग पर नहीं मारी गई थी। उसका अंतिम संस्कार आयमेनम में पुराने चर्च में नए रंग रोगन के साथ हुआ था। वह एस्था और राहेल की चचेरी बहन थी। उनके चाचा चाको की बेटी थी। वह इंग्लैंड से आई थी। जब उसकी मृत्यु हुई तब एस्था और राहेल 7 साल की थीं। सोफी मोल लगभग 9 साल की थी। उसके पास एक खास बच्चों के आकार का ताबूत था। साटन की परत, पीतल का हैंडल, चमक रहा था। वह अपने पीले क्रिम्पलिन बेल बॉटम में अपने बालों को रिबन में बांधे और अपने मेड इन इंग्लैंड गो गो बैग में लेटी थी जिसे वह बहुत पसंद करती थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और बहुत देर तक पानी में रहने से धोबी के अंगूठे की तरह झुर्रीदार हो गया था। ताबूत के चारों ओर मंडली इकट्ठा हो गई, और पीले चर्च में उदास गायन की आवाज से गला भर आया। घुंघराले दाढ़ी वाले पुजारी जंजीरों पर लोबान के बर्तन लटकाए हुए थे और कभी भी बच्चों को देखकर नहीं मुस्कुराते थे जैसे वे आम रविवार को करते थे। वेदी पर लंबी मोमबत्तियां मुड़ी हुई थीं। छोटी मोमबत्तियां नहीं थीं,
दूर के रिश्तेदार का वेश धारण किए हुए एक बूढ़ी महिला, जिसे कोई नहीं पहचानता था, लेकिन जो अक्सर अंतिम संस्कारों में शवों के बगल में दिखाई देती थी, एक अंतिम संस्कार की दीवानी, एक अव्यक्त नेक्रोफिलियाक ने रुई के फाहे पर कोलोन लगाया और भक्तिपूर्ण और धीरे से चुनौती भरे अंदाज में सोफी मोल के माथे पर लगाया। सोफी मोल को कोलोन और ताबूत की लकड़ी की गंध आ रही थी। सोफी मोल की अंग्रेजी माँ मार्गरेट कोचम्मा ने सोफी मोल के जैविक पिता चाको को उसे सांत्वना देने के लिए अपने चारों ओर हाथ रखने नहीं दिया। परिवार एक साथ खड़ा था। मार्गरेट कोचम्मा, चाको, बेबी कोचम्मा, और उसके बगल में उसकी भाभी मम्माची एस्था और राहेल, और सोफी मोल की दादी। मम्माची लगभग अंधी थी और घर से बाहर निकलते समय हमेशा काला चश्मा पहनती थी। उसके आंसू उनके पीछे से टपक रहे थे और छत के किनारे पर बारिश की बूंदों की तरह उसके जबड़े पर कांप रहे थे। वह अपनी कुरकुरी ऑफ वाइट साड़ी में छोटी और बीमार लग रही थी। चाको मम्माची का इकलौता बेटा था। उसका अपना दुख उसे दुखी कर रहा था। उसका दुख उसे तबाह कर रहा था। हालांकि अम्मू, एस्ता और राहेल को अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति थी, लेकिन उन्हें बाकी परिवार के साथ नहीं, बल्कि अलग से खड़ा किया गया था। कोई भी उन्हें नहीं देखेगा। चर्च में गर्मी थी और अरुण लिली के सफेद किनारे कुरकुरे और मुड़े हुए थे। एक मधुमक्खी ताबूत के फूल में मर गई। अम्मू के हाथ कांप रहे थे और उसके साथ उसकी भजन पुस्तक भी। उसकी त्वचा ठंडी थी। एस्ता उसके करीब खड़ा था, मुश्किल से जागा हुआ। उसकी दर्द भरी आंखें कांच की तरह चमक रही थीं। उसका जलता हुआ गाल अम्मू की कांपती हुई, भजन पुस्तक पकड़े हुए बांह की नंगी त्वचा पर था। दूसरी ओर, राहेल पूरी तरह से जाग रही थी। बेहद सतर्क और वास्तविक जीवन के खिलाफ अपनी लड़ाई से थक कर चूर हो गई थी। उसने देखा कि सोफी मोल अपने अंतिम संस्कार के लिए जाग रही थी। उसने राहेल को 2 चीजें दिखाईं। पहली चीज पीले चर्च का नया रंगा हुआ ऊंचा गुंबद था, जिसे राहेल ने कभी अंदर से नहीं देखा था। इसे आसमान की तरह नीले रंग से रंगा गया था, जिसमें बहते हुए बादल और छोटे छोटे जेट विमान थे, जिनके सफेद निशान बादलों में फैले हुए थे। ये सच है, और कहा जाना चाहिए, कि इन चीजों को ताबूत में लेटे हुए ऊपर की ओर देखना आसान होता, बजाय इसके कि उदास कूल्हों और भजनों की किताबों से घिरे हुए बेंच पर खड़े हों। राहेल ने उस व्यक्ति के बारे में सोचा जिसने पेंट के डिब्बे लेकर वहां जाने की जहमत उठाई थी, बादलों के लिए सफेद, आसमान के लिए नीला, जेट के लिए चांदी, और ब्रश और थिनर। उसने उसे वहां ऊपर कल्पना की, वेलुथा जैसा कोई, नंगे बदन और चमकता हुआ, एक तख्त पर बैठा, चर्च के ऊंचे गुंबद में मचान से झूल रहा था। नीले चर्च के आसमान में चांदी के जेट पेंट कर रहा था। उसने सोचा कि अगर रस्सी टूट गई तो क्या होगा। उसने कल्पना की कि वह आसमान से एक काले तारे की तरह गिर रहा है जिसे उसने बनाया था। गर्म चर्च के फर्श पर टूटा हुआ पड़ा है। उसकी खोपड़ी से काला खून बह रहा है जैसे कोई रहस्य हो। तब तक एस्टेपन और राहेल जान चुके थे कि दुनिया में इंसानों को तोड़ने के दूसरे तरीके भी हैं। वे पहले से ही इस गंध से परिचित थे, बीमार करने वाली, मीठी, हवा में उड़ते पुराने गुलाबों की तरह। दूसरी बात जो सोफी मोल ने राहेल को दिखाई वह थी चमगादड़ का बच्चा। अंतिम संस्कार के दौरान राहेल ने एक छोटे काले चमगादड़ को बेबी कोचम्मा के महंगे अंतिम संस्कार के कपड़े पर धीरे से चिपके हुए घुमावदार पंजों से चढ़ते देखा। जब वह उसकी साड़ी और ब्लाउज के बीच की जगह पर पहुंचा, तो उसकी उदासी की चादर, उसकी नंगी कमर, बेबी कोचम्मा चिल्लाई और अपनी भजन पुस्तक से हवा में वार किया। गाना,
क्या हुआ? क्या हुआ? और फुरीवइंग और साड़ी फ्लैपिंग के लिए रुका। उदास पुजारियों ने अपनी घुंघराली दाढ़ी को सोने की अंगूठियों वाली उंगलियों से झाड़ा। मानो छुपे हुए मकड़ियों ने अचानक उनमें जाले बुन दिए हों। बच्चा चमगादड़ आसमान में उड़ गया और बिना किसी टेढ़े मेढ़े निशान के जेट विमान में बदल गया। केवल राहेल ने सोफी मोल के ताबूत में गुप्त कलाबाजी को देखा। उदास गायन फिर से शुरू हुआ और उन्होंने वही उदास कविता 2 बार गाई। और एक बार फिर पीला चच आवाजों से गले की तरह भर गया। जब उन्होंने सोफी मोल के ताबूत को चच के पीछे छोटे से कब्रिस्तान में जमीन में उतारा, तो राहेल को पता था कि वह अभी भी मरी नहीं है। उसने सोफी मोल की ओर से लाल मिट्टी की नर्म आवाजें और नारंगी लेटेराइट की कठोर आवाजें सुनी, जिसने चमकते हुए ताबूत की पॉलिश को खराब कर दिया। उसने पॉलिश किए हुए ताबूत की लकड़ी, साटन के ताबूत के अस्तर के माध्यम से सुस्त थपथपाहट सुनी। उदास पुजारियों की आवाजें मिट्टी और लकड़ी से दबी हुई थीं। हम आपके हाथों में सौंपते हैं, परम दयालु पिता। हमारी इस बच्ची की आत्मा चली गई, और हम उसके शरीर को धरती में सौंपते हैं, धरती को धरती में, राख को राख में, धूल को धूल में। धरती के अंदर सोफी मोल चिल्लाई, और अपने दांतों से साटन को चीर दिया। लेकिन आप धरती और पत्थर के बीच से चीखें नहीं सुन सकते। सोफी मोल की मृत्यु इसलिए हुई क्योंकि वह सांस नहीं ले पा रही थी। उसके अंतिम संस्कार ने उसे मार डाला। दुस तो दत्त, तो दत्त तो ई, अस तो ई, अस। उसकी कब्र पर लिखा था, एक सूर्य की किरण हमें बहुत संक्षेप में उधार दी गई। अम्मू ने बाद में बताया कि बहुत संक्षेप में का मतलब बहुत कम समय के लिए होता है। अंतिम संस्कार के बाद अम्मू जुड़वा बच्चों को वापस कोट्टायम पुलिस स्टेशन ले गई। वे उस जगह से परिचित थे। उन्होंने पिछले दिन का एक अच्छा हिस्सा वहां बिताया था। दीवारों और फर्नीचर में व्याप्त पुराने मूत्र की तीखी, धुएंदार बदबू का अनुमान लगाते हुए, उन्होंने गंध शुरू होने से पहले ही अपने नथुने बंद कर लिए। अम्मू ने स्टेशन हाउस ऑफिसर को बुलाया और जब उसे उसके ऑफिस में ले जाया गया तो उसने बताया कि बहुत बड़ी गलती हुई है और वह बयान देना चाहती है। उसने वेलुथा से मिलने के लिए कहा। इंस्पेक्टर थॉमस मैथ्यू की मूंछें एयर इंडिया महाराजा की तरह ही तान रही थीं। लेकिन उसकी आंखें धूर्त और लालची थीं। उसने कहा, ये सब करने के लिए अब बहुत देर हो चुकी है। क्या तुम्हें नहीं लगता? उसने कहा। वह मलयालम की कोट्टायम बोली बोल रहा था। बोलते समय उसने अम्मू के स्तनों को देखा। उसने कहा कि पुलिस को वह सब पता है जो उसे जानना चाहिए और कोट्टायम पुलिस वेश्याओं या उनके नाजायज बच्चों से बयान नहीं लेती। अम्मू ने कहा कि वह इस बारे में देखेगी। इंस्पेक्टर थॉमस मैथ्यू अपनी डेस्क के पास आया और अपनी छड़ी लेकर अम्मू के पास पहुंचा। उसने कहा, अगर मैं तुम होती, तो चुपचाप घर चली जाती। फिर उसने अपनी छड़ी से उसके स्तनों को थपथपाया। धीरे से, टैप टैप, मानो वह टोकरी से आम चुन रहा हो। वह उन आमों की ओर इशारा कर रहा था जिन्हें वह पैक करके डिलीवर करवाना चाहता था। इंस्पेक्टर थॉमस मैथ्यू को पता था कि वह किसे चुन सकता है और किसे नहीं। पुलिस वालों में ये सहज ज्ञान होता है। उसके पीछे एक लाल और नीले रंग का बोर्ड लगा था। विनम्रता, आज्ञाकारिता, वफादारी, बुद्धिमत्ता, शिष्टाचार, कार्यकुशलता। जब वे पुलिस स्टेशन से बाहर निकले तो अम्मू रो रही थी। इसलिए एस्ता और राहेल ने उससे नहीं पूछा कि वेश्या का क्या मतलब है, या उस मामले में नाजायज। ये पहली बार था जब उन्होंने अपनी माँ को रोते देखा था। वह रो नहीं रही थी।
उसका चेहरा पत्थर की तरह सख्त था, लेकिन उसकी आंखों में आंसू भर आए और उसके कठोर गालों पर बह गए। इससे जुड़वां बच्चे बीमार हो गए। अम्मू के आंसुओं ने अब तक जो कुछ भी अवास्तविक लग रहा था, उसे वास्तविक बना दिया। वे बस से वापस आयमनम गए। कंडक्टर, खाकी में एक दुबला पतला आदमी, बस की पटरियों पर उनकी ओर सरक गया। उसने अपनी हड्डियों वाले कूल्हों को सीट के पीछे संतुलित किया और अम्मू पर अपने टिकट पंचर को क्लिक किया। कहाँ? क्लिक का मतलब था, राहेल को कंडक्टर के हाथों पर बस टिकटों के बंडल और स्टील की बस की पटरियों की खटास की गंध आ रही थी। वह मर चुका है, अम्मू ने उससे फुसफुसाते हुए कहा। मैंने उसे मार दिया है। एमएनएम, एस्ता ने जल्दी से कहा, इससे पहले कि कंडक्टर अपना आपा खो दे। उसने अम्मू के पर्स से पैसे निकाले। कंडक्टर ने उसे टिकट दिए। एस्ता ने उन्हें सावधानी से मोड़ा और अपनी जेब में रख लिया। फिर उसने अपनी छोटी बाहें अपनी कठोर, रोती हुई माँ के गले में डाल लीं। 2 हफ्ते बाद, एस्ता वापस आ गई। अम्मू ने उसे उसके पिता के पास वापस भेज दिया, जिन्होंने तब तक असम में अपनी अकेली चाय की नौकरी से इस्तीफा दे दिया था और कार्बन ब्लैक बनाने वाली एक कंपनी में काम करने के लिए कलकत्ता चले गए थे। उसने दोबारा शादी कर ली थी, शराब पीना बंद कर दिया था, कम या ज्यादा, और कभी कभार ही लत से जूझता था। एस्ता और राहेल ने तब से एक दूसरे को नहीं देखा था। और अब, 23 साल बाद, उनके पिता ने एस्ता को वापस लौटा दिया था। उसने उसे एक सूटकेस और एक पत्र के साथ एमएनएम वापस भेज दिया था। सूटकेस में नए नए स्मार्ट कपड़े भरे हुए थे। बेबी कोचम्मा ने राहेल को पत्र दिखाया। यह एक तिरछी, स्त्रीलिंग, कॉन्वेंट स्कूल के हाथ से लिखा गया था, लेकिन नीचे हस्ताक्षर उनके पिता के थे। या कम से कम नाम तो था। राहेल हस्ताक्षर को पहचान नहीं पाती। पत्र में लिखा था कि वह, उनके पिता, अपनी कार्बन ब्लैक नौकरी से सेवानिवृत्त हो चुके हैं और ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, जहां उन्हें एक सिरेमिक फैक्ट्री में सुरक्षा प्रमुख के रूप में नौकरी मिल गई है। और वह एस्था को अपने साथ नहीं ले जा सकते। उन्होंने एमएनएम में सभी को शुभकामनाएं दी और कहा कि अगर वह कभी भारत वापस आए तो एस्था से मिलेंगे, जो कि, उन्होंने आगे कहा, थोड़ा असंभव था। बेबी कोचम्मा ने राहेल से कहा कि अगर वह चाहे तो पत्र रख सकती है। राहेल ने इसे वापस लिफाफे में डाल दिया। कागज नर्म हो गया था और कपड़े की तरह मुड़ा हुआ था। वह भूल गई थी कि एमएनएम में मानसून की हवा कितनी नम हो सकती है। सूजी हुई अलमारियां चरमरा रही थीं। बंद खिड़कियां खुल गईं। किताबें अपने कवर के बीच नर्म और लहरदार हो गईं। शाम को अजीब कीड़े विचारों की तरह दिखाई दिए और बेबी कोचम्मा के मंद 40 वॉट के बल्बों पर खुद को जला लिया। दिन के समय उनकी कुरकुरी, जली हुई लाशें फर्श और खिड़कियों पर बिखरी रहती थीं, और जब तक कोचू मारिया ने उन्हें अपने प्लास्टिक के डस्टबिन में नहीं झाड़ दिया। हवा में कुछ जलने की गंध आ रही थी। जून की बारिश नहीं बदली थी। स्वर्ग खुल गया और पानी नीचे की ओर गिरने लगा, अनिच्छुक पुराने कुएं को पुनर्जीवित कर दिया। सुअरों के बिना बने सुअर के बाड़े पर अभी भी हरियाली छाई हुई थी। चाय के रंग के पोखर अभी भी स्मृति बम की तरह थे। चाय के रंग के दिमाग, घास गीली हरी और प्रसन्न दिख रही थी। खुश केचुए कीचड़ में